बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर अबिला अकेडमी। आज से हम एक न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि खाना कैसे तवानाई में बदलता है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि वो तवानाई आखिर बनती कैसे है। तो आज हम जानते हैं कि हमारा जो जिस्म है बगैर खाने के कई दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बगैर सांस के चंद मिनट भी नहीं। और ये हकीकत है और यही सच है। तो स्टूडेंट, सांस लेने के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का न्यू चैप्टर जो है वो है इंसान का निज़ाम रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इंसान का निज़ाम तनफ्फुस। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इसके साथ साथ जैसे ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता होगा, मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जानदार सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए तवानाई हासिल करते हैं। ये वो अमल है जिसमें सेल्स खुराक को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करते हैं उसकी और तवानाई हासिल करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के हर सेल को तवानाई चाहिए और ये तवानाई ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जिलाने से बनती है। अब ग्लूकोज तो वो है जो आप खाने से ले रहे हैं। अब उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ जिलाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है हमें। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जो हम सांस के थ्रू लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे गाड़ी में पेट्रोल जलने से तवानाई मिलती है उसको, फिर इंजन चलता है तो गाड़ी चलती है। सेम इज द केस के जैसे हम आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही जिसमें तवानाई बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस मकसद के लिए जानदारों को ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचाने और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब ग्लूकोज को जलकर तवानाई बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज जलती है तो तवानाई बनती है, तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो जिस्म के लिए वेस्ट मटेरियल होती है। अब इसलिए हमें ऑक्सीजन अंदर लाना पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना पड़ता है। और इसी का कॉन्सेप्ट है कि गैसों का तबादला। अब गैसियस एक्सचेंज क्या है, गैसों का तबादला क्या है? ये वो अमल है जिसमें सांस के जरिए अंदर ली गई हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली जाने वाली हवा में चली जाती है और गैसों के तबादले के लिए जानवर जो है वो सांस लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि गैसों का तबादला वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खून से फेफड़ों में और फिर फेफड़ों से बाहर हवा में निकाल दी जाती है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि गैसों का तबादला क्या है। आपने इसको बहुत अच्छे से देख लेना स्टूडेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं ब्रीथिंग यानी तनफ्फुस। अब तनफ्फुस जो है वो ब्रीथिंग तो कहते हैं सांस लेने के अमल को, लेकिन तनफ्फुस लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो तनफ्फुस वो अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते और बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये हवा से ऑक्सीजन हासिल करने और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए किया जाता है। अब तनफ्फुस और रेस्पिरेशन एक ही अमल नहीं, ये आपने बहुत अच्छे से देखना है कि जो है वो रेस्पिरेशन और अमल है और तनफ्फुस जो है सांस लेने का अमल वो और अमल है। रेस्पिरेशन एक कीमियाई अमल है। अब स्टूडेंट्स, जबकि तनफ्फुस जो है एक तिबी अमल है। तनफ्फुस गैसों के तबादले में मदद करती है, तो बदले में गैसों का तबादला रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब ये सारा जो पैराग्राफ पढ़ा है इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ स्टूडेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तीन चीजों का जो है वो ताल्लुक है। तनफ्फुस यानी कि ब्रीथिंग यानी सांस लेने का अमल जिसमें सांस को अंदर या बाहर निकाला जाता है, ये एक तिबी अमल है। और इसके बाद जो है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। और इसमें फिर जिक्र किया गया रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स में जो तवानाई बनती है, जो कीमियाई अमल है वो है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ताल्लुक है तीन चीजों का, जो कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि तनफ्फुस का, गैसों का तबादला और सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ तो जैसे पंप हवा अंदर लाता है, ये हो गया तनफ्फुस। फिर हवा जो है वो फेफड़ों में जाती है और वहां पर जाके गैसेस का तबादला होता है। कैसे होता है वो आगे हम फेफड़ों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तबादला होता है, फिर सेल्स में तवानाई बनती है और ये कीमियाई अमल है। कीमियाई अमल वो अमल होता है जिसमें नए मादे बनते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर नए केमिकल्स जो है वो बनाते हैं। और तबी अमल जो है, तबई अमल जो कि एक, यहाँ पर आपकी बुक जो कह रही है कि तबई अमल कौन सा अमल है, वो एक तनफ्फुस का अमल है, जैसे हम सांस ले रहे हैं। और तबई अमल वो अमल है जिसमें कोई नया मादा नहीं बनता, सिर्फ शक्ल या साइज या हालत बदलती है। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस ही निकाल देते हैं, ये एक तबई अमल है, ये एक तनफ्फुस का अमल है, ये एक हमारे पास ब्रीथिंग का अमल है, सांस लेने का अमल है। इसमें कोई मादा वगैरह नहीं बन रहा, ठीक है, इसीलिए इसको तबई अमल या इसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। बट जो रेस्पिरेशन का अमल है वो एक कीमियाई अमल है। कीमियाई अमल वो अमल होता है जिसमें स्टूडेंट्स एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक नए केमिकल्स बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती है और फिर एट द एंड क्या बनता है? हमारे पास एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट मटेरियल होता है हमारे लिए, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, साथ हम उसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है ये डायग्राम स्टूडेंट। यहाँ पर अब तीन चार जो मराहिल है। सबसे पहले है तनफ्फुस। अब स्टूडेंट्स, होता यह है कि फेफड़ों में एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हवा से खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में आती है। अब ये है गैसों का तबादला। गैसों का तबादला जो है वो ऑक्सीजन खून में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इसको कहते हैं गैसेस का तबादला। अब स्टूडेंट्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि खून जो है वो ऑक्सीजन को जिस्म के सेल्स तक ले जाता है और सेल्स ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं। यह है रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर तवानाई बनने का कीमियाई प्रोसेस। इसके बाद क्या होता है? फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही होती है, अब रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड खून से फेफड़ों में आती है और फिर इन्हें तनफ्फुस के यानी कि बाद में गैसेस का तबादला जैसे हो जाती है, फिर इसको हवा में यानी कि हवा फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसम से बाहर निकल जाती है।
और स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम तनफ्फुस और गैसों के तबादले का जिम्मेदार है, और ये इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी हवा का रास्ता और क्या है जी, हवा का रास्ता हो गया और फेफड़े। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हवा का रास्ता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो निजाम तनफ्फुस है वो दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो हो गया हवा का रास्ता, दूसरा हो गया फेफड़े जहाँ पर गैसों का तबादला हो रहा है, और हवा का रास्ता वो है जहाँ से हवा गुजर रही है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये फेफड़ों तक पहुंचने के लिए जुड़ी हुई नालियों में से गुजरती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, हवा जब जिस्म में दाखिल होती है तो वो एक रास्ते से गुजरती है, लेकिन वो एक रास्ता जो है वो मुख्तलिफ नालियों पर मुश्तमिल है। ये नालियां एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद हवा उन्हीं जुड़ी हुई नालियों के जरिए फेफड़ों से निकलकर बाहर जाती है। इन जुड़ी हुई नालियों को मजबूती तौर पर हवा का रास्ता कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हवा का रास्ता दो तरफा है। अंदर जाते वक्त जो है वो क्या होता है कि नाक से फेफड़ों तक जाते हुए और फिर जो है वो फेफड़ों से नाक तक, यानी ये ऐसे ही जैसे एक सुरंग में एक आदमी जाता है, अंदर जाता है और फिर वापसी उसी रास्ते में आता है, ऐसे ही अंदर जाते वक्त जो है वो नाक से फेफड़ों तक जाते वक्त या फिर बाहर आते वक्त फेफड़ों से नाक से आते वक्त हवा का रास्ता जो है वो एक ही है। तो ये दर्जा हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स नेजल कैविटी दो बार यानी कि दो बारीक खाली जगहों पर मुश्तमिल है जो नॉस्ट्रिल्स और फेरेंक्स के दरमियान मौजूद हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हमारी नेजल कैविटी है, ये जो नेजल के आगे ये वाली सारी की सारी कैविटी है, ये हवा के रास्ते का पहला हिस्सा है। ये दो बड़ी खाली जगहों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल्स, ये वाली बाहर से जहाँ से ये जो चीज है ना, जहाँ से सांस जो है वो अंदर जाना शुरू करता है, नॉस्ट्रिल्स इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। आगे फिर आते हैं नेजल कैविटी सारी की सारी। फिर उसके बाद अगला हिस्सा जहाँ पर हमारे पास जो हवा की नाली है और खुराक की नाली है, जहाँ पर आपस में मिल रहे हैं ऊपर, उसको कहते हैं फेरेंक्स। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स कि ये है हमारे पास, यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हवा ने एंटर करना है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ ये नॉस्ट्रिल्स है, यानी कि यहाँ से हवा का अंदर जाना शुरू हो रहा है। और उसके बाद ये जो सारी की सारी है, ये वाली सारी की सारी कैविटी है जो कि नॉस्ट्रिल्स के आगे यहाँ पर ये सारी, ये आपको 3D एनिमेशन में दिखाया गया है, ये वाली सारी की सारी जो है वो कैविटी है। अब जहाँ पर कैविटी खत्म होती है वहां से आगे वाला पार्ट जो शुरू हो रहा है, इसको कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स वो जगह है जहाँ पर हमारे पास एक जो सांस की नाली है और एक जो खुराक की नाली है, वहां पर ये दोनों नालियां जो आपस में मिल रही है ना ऊपर, स्टूडेंट ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं फेरेंक्स। जो आपको कॉमन बात है, जैसे चौक नहीं होता, चौक से चारों रास्ते या दो रास्ते निकल रहे होते हैं, वहां पर ऐसे ही ये भी फेरेंक्स जो है, ये भी एक दोनों का एक मुश्तरका रास्ता है, जहां से खुराक ने एसोफेगस में चले जाना है और हवा ने उसी रास्ते से गुजरते हुए, जिस रास्ते से खुराक ने गुजरते हुए जो है वो एसोफेगस में जाती है, उसी रास्ते से हमारी जो हवा है वो गुजरते हुए आगे ट्रैकिया में चली जाती है। तो ये वाला पार्ट जो है वो है फेरेंक्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से जैसे ही अब हम जो है ना वो पढ़ रहे हैं कि जो सांस का रास्ता वो बेसिकली उसमें क्या क्या होता है, यहाँ से सांस आई नाक के थ्रू, ये हमारे पास नोस्ट्रिल था, नोस्ट्रिल से होते हुए यहाँ पर आती है हमारे पास नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी से गुजरते हुए वो जाती है फेरेंक्स में, और फेरेंक्स दोनों का मुश्तरका रास्ता है। अब फेरेंक्स से होते हुए स्टूडेंट की आगे वाली नाली जो कि यहाँ पर लेरेंक्स है, लेरेंक्स बेसिकली कहते हैं कि जहाँ से आवाज जो प्रोड्यूस हो रही होती है ना, ये वाला रास्ता, ये वाला फ्रेंड जहाँ से जैसे आप बोलेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो आवाज जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई महसूस होगी जगह, तो ये वाली जो है लेरेंक्स है। अब लेरेंक्स ऊपर जो है ना वो ग्लॉटिस होता है, जो पिछले लेक्चर में हम देखे भी आए हैं पिछले चैप्टर्स में, और उसके ऊपर जो है वो एक होती है, उसके ऊपर एक दरवाजा टाइप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, और फिर उधर से हवा ने गुजरते हुए ट्रैकिया पे, और ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स जो कि हम आगे देखते हैं वहां पर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने टॉपिक पर, अपने बुक पर कि हमारी बुक क्या कह रही है। अब इसके बाद आते हैं कि हम देखते हैं कि हम क्या क्या देख के आए हैं और हमारी बुक क्या कह रही है, और मैं कोशिश करता हूं कि एआई का यूज करते हुए वही डायग्राम आपको दिखाए जाएं जिसका टेक्स्ट आपकी बुक में दिया गया हो, ताकि आप उसी जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए, उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए अपने सारे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रही है आपकी बुक की, नेजल कैविटी जो है वो दो बारीक खाली जगहों पर मुश्तमिल है जो नॉस्ट्रिल्स और फेरेंक्स के दरमियान मौजूद है। यानी कि नेजल कैविटी किस किस के दरमियान मौजूद है, एक तो हमारे पास नेजल कैविटी जो है वो नॉस्ट्रिल्स, ये जो आगे वाली है, और पीछे वाली फेरेंक्स जहाँ पर मुश्तरका रास्ता था, इसके दरमियान जो है वो नेजल कैविटी है। मुझे आपकी बुक कह रही है कि नेजल कैविटी कहाँ पर मौजूद है, दो बारीक खाली जगहों पर मुश्तमिल है जो कि नॉस्ट्रिल्स और फेरेंक्स के दरमियान में है। ये वाली चीज नॉस्ट्रिल्स के जरिए हवा नेजल कैविटी में दाखिल होती है, जो कि मैंने आपको दिखाई। नॉस्ट्रिल्स ये वाली, यहाँ से हवा नॉस्ट्रिल जो नेजल कैविटी है वहां पर दाखिल हो रही है, और नेजल कैविटी में मौजूद बारीक बाल आने वाली हवा में मौजूद गिर्द के बड़े ज़रात को फंसा कर इसे फिल्टर करते हैं। अब स्टूडेंट्स फिल्टर कैसे करते हैं, मैं आपको ये भी डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि होता यह है कि जैसे ही यहाँ से हवा आती है, ये हो गया नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से आएगी नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी के अंदर ही छोटे छोटे अल्लाह ताला ने हमारे पास जो है ना वो बाल रखे हैं, ये वाले जो कि हवा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ये वाले बॉल जो हैं, और इसके अंदर और भी वो सारी ये तीनों जो हमारे पास हैं इसके अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है। अब इसके बाद ये होता है कि फिल्टर कर लेते हैं, और नेजल कैविटी की दीवारों पर मौजूद म्यूकस,
गिर्द के छोटे ज़रात को फंसा लेते हैं। यानी कि यहाँ पर म्यूकस भी होता है, एक गाढ़ा सा मादा टाइप होता है, वो क्या करता है, वो हमारे जो छोटी छोटी ज़रात होते हैं, जो गंदगी होती है, जो बाहर से एनवायरनमेंट के अंदर थ्रू हमारे जिस्म में जारी होती है, उसको फिल्टर करके जिस्म में जाने देता है। और म्यूकस हवा को गर्म भी करता है। अब देखते हैं, कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी हवा गर्म होती है, कभी सर्द होती है, लेकिन हमारा जो जिस्म है वो सेंसिटिव होता है। अब उसको एक 37 डिग्री जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अब इससे कम या ज्यादा नहीं होता, लेकिन हमारी जो हवा है उसको भी हमने नॉर्मलाइज करके, अगर सर्द हवा है तो उसको भी हमारी जो नेजल कैविटी के अंदर जो मौजूद म्यूकस है वो भी उसको उसी टेम्परेचर के मुताबिक करके हमारे जिस्म पर जाने देता है। तो ये स्टूडेंट्स इसका दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन बराबर रखता है। ये कौन रखता है? ये नेजल कैविटी यानी कि नॉस्ट्रिल, सॉरी नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आगे हम चलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया कि फेरिंक्स जो है वो नेजल कैविटी फेरिंक्स में खुलती है, यानी कि वही बात कि पहले नंबर पे आ जाती है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद ये सारी की सारी कैविटी होती है, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाई, इसके नीचे ये सारी की सारी कैविटी। अब कैविटी कहाँ पर खुलेगी? जाके फेरिंक्स पर। अब फेरिंक्स में खुलती है और फेरिंक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लॉटिस है, जो कि मैंने आपको दिखाया। कहाँ पर होता है? मैं दोबारा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखें, यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये है, हमारे पास फेरिंक्स, ये सारी की सारी, जहाँ पर नेजल कैविटी खुल रही है और इसके आगे ही ये फेरिंक्स है। और फेरिंक्स से जैसे ही हवा गुजरेगी तो ये स्टूडेंट्स आगे वाली नाली जो कि सांस की नाली है, पीछे वाली जो नाली है जो जहाँ से खुराक आ रही है, और वो इस नाली पर चली जाती है। और जो इधर से हवा आ रही है स्टूडेंट्स वो इस नाली में आएगी, इधर जाएगी, ये ट्रैक क्या है, इधर से जाते हुए फिल्मों में जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना, जहाँ से हवा जो है हमारी, मैं इसको जरा रिमूव कर लूँ, यहाँ से हवा जैसे ही गुजरती है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लेरिंग्स है और लेरिंग्स के ऊपर जो है, जहाँ पर जो सुराख है, जहाँ पर जो हमारी ट्रेकिया है वो ओपन होती है, इसके ऊपर जो है सुराख है। इस सुराख को आप कह लें कि ग्लॉटिस, यानी कि एक सुराख टाइप है जहाँ से हमारी हवा ने एंटर होना शुरू होना है, जो हवा वाली नाली है उसमें। और इसके ऊपर जो है वो एक पर्दा होता है, एक दरवाजा आप कह लें, एक पर्दा आप कह लें कि वो पर्दा क्लोज हो जाता है जब हम खुराक खा रहे होते हैं, ताकि खुराक इस नाली में ना चली जाए। और इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, यानी कि ग्लॉटिस को कवर करने वाला। ग्लॉटिस क्या है? वो इस नाली का सिरा है बाहर वाला, जहाँ से इस नाली ओपन हो रही है, और इसके ऊपर एक पर्दा टाइप है, एक दरवाजा आप कह लें, जो इस ग्लॉटिस को ढांप लेता है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है। अब फ्रेंड्स इसके बाद कह रहा है कि फेरिंक्स के फर्श पर, यानी कि जहां से फेरिंक्स खत्म होती है, लेरिंग्स से शुरू हो रही है, अब फेरिंक्स के फर्श पर एक सुराखदार जो है वो ग्लॉटिस है। ठीक है, कौन सा ग्लॉटिस है? एक सुराख है, जो मैंने आपको बताया, जहां से हमारी ट्रेकिया बेसिकली जो नाली है, जो हवा वाली नाली है, वो जो है वो शुरू हो रही है, वो जहां पर वो ओपन है उसको कहते हैं ग्लॉटिस, जो कि एक सुराख टाइप है। अब ये लेरिंग्स में खुलता है। अब ये लेरिंग्स बेसिकली कहते हैं वो वाली जगह जहां से आवाज पैदा हो रही है। अब देखिए, हाथ में आप देखेंगे, आपको जहां से लटराती हुई जो है वो महसूस होगी जगह। अब ये है लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के ऊपर, यानी कि जहां पर लेरिंग्स खुलता है ना, उसके ऊपर जो है वो एक आप कह लें सुराख है, उस सुराख को कहते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को कवर करने वाला एक पर्दा टाइप, एक दरवाजा टाइप, जो कि उस वक्त उसको बंद कर देता है जब हम खुराक खा रहे होते हैं, ताकि खुराक हमारी ट्रेकिया वाली नाली में ना चली जाए, जो हमारी विंड पाइप है उसमें ना चली जाए। अब एक पर्दा ग्लॉटिस की हिफाजत करता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये खुराक और माया को हवा की नाली और फेफड़ों में दाखिल होने से रोकता है। किसको? खुराक या जो हम लिक्विड वगैरह पी रहे होते हैं उसको। स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ आ गई। फेरिंक्स एक मुश्तरका रसायन जो खुराक और हवा को लेकर जाने में रोकता है, ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है, आपने बहुत अच्छे से इसको भी देख लेना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेरिंग्स क्या है। अब लेरिंग्स जो है स्टूडेंट्स, लेरिंग्स क्या है कि ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान एक खाना है, जहाँ से फेरिंक्स है, जो ऊपर जहाँ से दोनों नालियां, मैं आपको डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करवा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर जो हवा की नाली और खुराक की नाली आपस में यहाँ पर मिल गई थी, इस हिस्से को कहते हैं फेरिंक्स। जहाँ से खुराक नहीं होते हुए अपनी नाली में चले जाना है और हवा ने होते हुए आगे अपनी नाली पर चले जाना है, इसको कहते हैं फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के बाद जो है वो अगर हम हवा वाली नाली पर एंटर हो, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है ग्लॉटिस, जो कि खोल है, और इसके ऊपर इसका पर्दा टाइप जो है वो एपिग्लॉटिस जो है। इसके बाद आता है ये वाला हिस्सा लेरिंग्स, जहाँ से हवा क्रॉस करती है और इधर से आवाज वगैरह पैदा होती है। अब इसके लेरिंग्स आएगा। अब लेरिंग्स के ये वाला हिस्सा सारा का सारा होगा लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के बाद जहां से हवा क्या एंटर होता है ट्रेकिया वाली नाली में, जो कि हवा को यहाँ से लेके वो आगे हमारे पास जो है वो फेफड़ों तक छोड़ के आता है। इस वाली सारी की सारी लंबी नाली को कहते हैं ट्रेकिया। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आपकी बुक आगे क्या कहती है। तो अच्छा जी, ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान का खाना है, जिसको लेरिंग्स कहते हैं। अब इसे आवाज पैदा करने वाला खाना वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि जहाँ से आवाज भी पैदा होती है। कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से जैसे ही हमारे पास हमने सांस ली, सांस लेने के दौरान क्या होता है स्टूडेंट कि जो सांस आगे जाती है, हवा आगे जाती है, तो यहाँ से हवा का इर्तिकाज होता है, या हवा की वजह से साउंड का प्रोड्यूस होना भी होता है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि लेरिंग्स की अंदरूनी दीवारों के साथ दो रेशादार पट्टियों का जोड़ा होता है। जो आप थोड़ा सा मुंह खोलेंगे ना आगे करके, आपको दो रेशेदार पट्टियां नजर भी आ जाएंगी। इन पट्टियों को वोकल कार्ड कहते हैं, जो आगे करके होती हैं, जो अक्सर डॉक्टर दांत चेक कर रहे होते हैं। तो वोकल कार्ड में पैदा होने वाले इर्ताज से आवाज पैदा होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट, जब हवा वोकल कार्ड के दरमियान से गुजरती है ना, वो दो जो कवच जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो गला आप पूरा खोलेंगे ना तो उसमें आपको नजर भी आ जाएगा। तो ये हिलती हैं, यानी कि इर्ताज में आती हैं, और फिर इससे क्या होता है? आवाज पैदा होती है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर बताऊं कि जैसे गिटार के ऊपर वाली जो तार होती है उसको हिलाते हैं तो उससे हिलने से आवाज आती है, वैसे ही वोकल कार्ड जब हिलते हैं तो उससे आवाज आती है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो टेबल बना हुआ है कि वोकल कार्ड, ये आपको ने याद भी रखना है कि वोकल कार्ड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो वोकल बॉक्स के अंदर इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसको जब आप लेक्चर ले रहे हो अच्छे से उसको सीन कर रहे हो तो आपको जो है ना वो अच्छे से जब आप उसको समझते हैं, उसको बार बार देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं चीजों को जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको सारे जब कॉन्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इस बुक में से कुछ भी पूछा जाए तो आप कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो वोकल कार्ड में इर्ताश और होंठों, रुखसार, जुबान और जबड़ों की हरकत से मखसूस साउंड पैदा होती है जिससे हम हमारी बोलचाल की आवाज बनती है। अब इसका क्या मतलब है कि आवाज सिर्फ वोकल कार्ड से नहीं बनती, इसमें होंठ भी अपना हेल्प कर रहे होते हैं, रुखसार भी, जबान भी, फिर उसके बाद जबड़े जो है हमारे वो भी, इन तमाम हरकत से मखसूस आवाज बनती है जिसे हम अपनी बोलचाल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो समझो कि वोकल कार्ड काम नहीं कर रहे, पानी पानी पियो, आराम करो और उसके बाद फिर शुरू हो जाओ, ये जो है वो कभी सकती नहीं है चीजें। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई। अब स्टूडेंट्स ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई क्या है, यहाँ तक अगर हम देख लें, अगर मैं आपको कुछ पूछूं, कुछ कुछ पूछूं कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, तो यहाँ पर आ सकता है कि वोकल कार्ड जो है वो किसे कहते हैं, वो कहाँ पर होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। और इसमें ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो आप मुझे बताएंगे ट्रेकिया है, फेरेंस है, ब्रोंकाई है या लेरेंस है। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कमेंट सेक्शन में दें। मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पर लेरेंस जो है वो उसको वोकल कार्ड जो है ना वो लेरेंस होता है। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि वोकल कार्ड्स क्या हैं और ये कैसे आवाज पैदा करते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो ये चीजें आपने इसको बहुत अच्छे से देखते रहना है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आगे हम चलते हैं कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई। तो स्टूडेंट जो ट्रेकिया है वो हवा की नाली है जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको अच्छे से देख लेना है कि ट्रेकिया हवा की नाली है जहां से हवा ने फेरेंस से आगे हवा ने जाना है, उसको कहते हैं ट्रेकिया, जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी है और ये लेरेंस के साथ जुड़ी होती है और दो शाखों पर खत्म होती है जिन्हें ब्रोंकाई बाद ब्रोंकस कहते हैं। अब ये क्या है मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये है स्टूडेंट्स ये चीज, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ से हवा ने, ये था हमारे पास ग्लॉटस था ये वाला, ये था हमारे पास ग्लॉटस जो सुराग था ये वाला, और इसके ऊपर जो है ना ये एक एपिग्लॉटस है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एपिग्लॉटस है जो इसको कवर कर लेता है। अब यहाँ से जो हवा फेरेंस से गुजरती हुई ट्रेकिया और एपिग्लॉटस से जो ग्लॉटस से गुजरती हुई यहाँ से आगे जैसे इसको लेरेंस कहते हैं, यहाँ से आगे जैसे यहाँ पे आती है तो ये वाली जो नाली है ना सारी की सारी लंबी नाली तकरीबन 12 सेंटीमीटर आपने बुक कर रही है, इसको कहते हैं ट्रेकिया। अब ये जो ट्रेकिया है ये कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा, इससे आगे वाली पिक्चर में मैं देखता हूँ जी, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेकिया है और ट्रेकिया से हवा जैसे जैसे आ रही है ना और यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ये दोनों एक एक फेफड़ों में जा रही है। ये एक राइट जो हमारे पास जो है लंग उधर जा रही है और एक लेफ्ट लंग पर जा रही है और एक राइट लंग पर जा रही है, और यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है और इसको कहते हैं ब्रोंकाई। यानी कि जहाँ से आते हुए ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे ब्रोंकाई में चली जाती है, दो ब्रोंकाई होगी, ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड होते जाते हैं और वो ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट देख भी लेंगे। और आगे चलते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है, तो आपकी बुक आगे कह रही है कि जो है वो दो शाखों पर खत्म होती है जिन्हें ब्रोंकाई बाद ब्रोंकस कहते हैं। अब हर ब्रोंकस अपनी जानब के फेफड़े में चली जाती है, एक राइट पर और एक लेफ्ट लंग पर। और उसके बाद कह रहा है कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई की अंदरूनी दीवारों पर म्यूकस और सीलिया होते हैं और ये क्या करते हैं, म्यूकस मिट्टी के बारीक ज़रात और बैक्टीरिया को पकड़ता है और सीलिया क्या करता है, इन दोनों के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं कि म्यूकस क्या करता है, म्यूकस मिट्टी के बारीक ज़रात और बैक्टीरिया को पकड़ता है और सीलिया बैरूनी ज़रात को म्यूकस के साथ ही ऊपर फेरेंस की जानब धकेलते हैं। यानी कि एक म्यूकस होता है, मैं आपको अगर ये भी विजुअलाइज करवाऊं तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये है हमारे पास ये जो छोटे छोटे आपको हेयर टाइप या जो आपको जैसे हेयर होते हैं ये नजर आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं ये है सीलिया, ये सीलिया है स्टूडेंट। और ये जो आपको येलो कलर का मादा एक सॉलिड लिक्विड टाइप नजर आ रहा है ये है म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है, ये जैसे ही हमारे खुराक के अंदर या हमारे सांस के अंदर जो ज़रात होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के ज़रात होते हैं या कोई भी ज़रात होते हैं, ये उनको आगे नहीं जाने देता, उनको रोकते हैं। ये वाले जो येलो कलर का मटेरियल है ये सॉलिड टाइप होता है, सेमी सॉलिड। और जहां पर जैसे ज़रात रुक जाते हैं तो फिर जो है ये सीलिया जो है ये सीलिया मूव कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके ना, जैसे झाड़ू नहीं होता, और ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे होते हैं और हमारे म्यूकस को ऊपर की तरफ धकेलते होते हैं। जैसे म्यूकस के अंदर ज़रात इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सीलिया उसको ऊपर 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 जो है वो धकेलते रहते हैं, वो आहिस्ता 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 जैसे ही हम सांस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर वो छोटे से जैसे ज़रात इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर ऊपर धकेलते 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 हमारे गले तक ले आते हैं, फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही हम बाहर जाते हैं हवा लेते रहते हैं वो उसमें छोटे छोटे ज़रात आते रहते हैं और फिर हम जो है ना वो बलगम टाइप उसको फिर हम बाहर जो है ना वो निकाल देते हैं। ये बेसिकली सीलिया ही होते हैं जो उसको ऊपर की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं, फिर एट द एंड हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कितनी कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीलिया जो है वो बैरूनी दीवार को म्यूकस के साथ ही ऊपर फेरेंस की जानब धकेलते हैं। अब ट्रेकिया की दीवार में सी शक्ल के कार्टिलेज लगे होते हैं जबकि ब्रोंकाई की दीवारों में प्लेट जैसे कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रेकिया ब्रोंकाई को सुकड़ जाने से बचाते हैं ताकि इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये देखें अब ये है हमारे पास ट्रेकिया। अब स्टूडेंट्स ये जो ट्रेकिया है ना, अब ये आपने
सोचा होगा कि जैसे हम जब सांस नहीं लेते तो ये तो नाली है, और नाली को जैसे कोई नाली हो और उसमें कोई चीज ना हो तो वो आपस में सिकुड़ जाती है या आपस में चिपक जाते हैं। अब ये कैसे नहीं चिपकती, ना तो इसके अंदर हवा जब तब वो नहीं चिपकती। तो इसके स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पर सी टाइप का जो ना वो कार्टिलेज होता है, ये वो क्या करते हैं, वो इसको थोड़ी सी शेप में रखते हैं। जब हवा हमारे अंदर ना भी हो तो उसको खुली हुई रखते हैं। ये सी टाइप के जो है वो कार्टिलेज हैं, और ये सारी की सारी ट्रेकिया के अंदर होते हैं। और फिर आगे जैसे यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ना ये ट्रेकिया, एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास वो ब्रोंक्यूल्स जिसे कहते हैं हम, और ब्रोंक्यूल्स पर भी ये कार्टिलेज होते हैं। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपकी बुक आगे क्या कह रही है। तो हालांकि इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो फिर भी इनको सुखड़ने से बचाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई की। अब जो फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर बहुत बारीक नालियां बना देती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी कि जहां से हमारा ट्रेकिया था, ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, उसको हमने कह दिया ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे जाते जाते डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, तकसीम होती जाती है, और बहुत सी छोटी छोटी नालियां बना देती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये कार्टिलेज की मकदार इतनी कम हो जाती है इसमें, जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स बनते जाते हैं इतनी कम हो जाती है कि सबसे छोटी ब्रोंक्यूल में कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं होती, और जैसे जैसे ये तकसीम हो जाती है इनकी दीवारों में कार्टिलेज की मकदार कम होती जाती है। नतीजे में सबसे छोटी ब्रोंक्यूल में कार्टिलेज बिल्कुल नहीं होती है, आपको समझ आ गई। अब हर ब्रोंक्यूल का इख्तिताम एक छोटी सी नाली डक्ट में होता है। ये नाली थैलियों के एक गुच्छे में खुलती है, यानी सबसे जो छोटी नाली होती है ना, जो ब्रोंक्यूल जो एंड पे होती है, उस वो कहाँ पर खुलती है, एक गुच्छे में खुलती है, और इन थैलियों को एल्वियोलाई कहते हैं। मैं आपको इसको विजुअलाइज कराता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स के आखिर में जहाँ पे छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स खुलती खुलती, फिर वो आखिर में जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स खुलती है ना, वहाँ पर छोटी छोटी थैलियों का एक झुरमुट होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। अब एल्वियोलस की दीवारें बहुत बारीक होती हैं और इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और जब एल्वियोलाई में पहुंचती है हवा, तो इसमें से ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में दाखिल हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं, यानी कि ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई से आगे डिवाइड होती है तो ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, और ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नाली में खुलती है, तो वो वहां पर जो है ना वो एक थैलियों का गुच्छा होता है, और इस थैलियों के गुच्छे को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पर एल्वियोलाई की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एल्वियोलाई किसे कहते हैं। आपने एल्वियोलाई को बहुत अच्छे से देखना है, और इसके गिर्द जो है ना वो ब्लड कैपिलरी होते हैं। आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, फिर आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये थी हमारे पास ट्रेकिया। अब ट्रेकिया होती आ रही है, अब यहाँ से ट्रेकिया जहाँ पे एंड होती है ना, वहां पे दो रास्ते निकलते हैं। अब इसको कहते थे ट्रेकिया, और यहाँ पे इसको कहते थे ब्रोंकाई। अब यहाँ पर ये ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है, दो ब्रोंकाई हो गई। फिर ये ब्रोंकाई आगे आ रही है, और ब्रोंकाई आगे आते आते यहाँ पर ये सारी ये गलत इसने इसको लेवल किया हुआ है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ब्रोंकाई यहाँ पर था, यहाँ पर दो डिवाइड हो गए, यहाँ पर ब्रोंकाई था, ब्रोंकाई आगे आ रहा है। फिर ये यहाँ पर ये देखेंगे ब्रोंकाई था, और ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड होने शुरू हो गए हैं। ये कितने आगे डिवाइड होते जा रहे हैं, फिर उससे आगे फिर डिवाइड होते हैं। ये यहाँ तक जो सिंगल आ रही थी वो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड होते 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 जाना उसमें, जैसे जैसे ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते जा रहे हैं, वो आगे आगे ब्रोंक्यूल्स बनते जा रहे हैं। और जहाँ पे ब्रोंक्यूल्स एट द एंड जिस जहाँ पर उसकी यानी कि ब्रोंक्यूल्स का एंड होता है ना, वहां पर एक हमारे पास थैलियों का गुच्छा होता है, जिसको हमने क्या कहा था कि एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के ऊपर जाके फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं, वहां पर जो है ना वो फिर जहाँ पे ब्लड वेजल्स होती हैं, और ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड आता है, और ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो हमारे पास वो ब्लड होता है, और फिर हम वहां से सांस लेते हैं, जो फेफड़ों में जाती है, वहां से सांस जो है वो ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन वहां से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फिर और जो है वो हमारे ब्लड में जाता है, फिर ब्लड दोबारा हार्ट को पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जाके बेसिकली हमारा जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रहा होता है। यानी कि एल्वियोलाई की अगर मैं आपको खुशियात बताऊँ कि एल्वियोलाई, बल्कि यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आगे मैंने ये देखा यहाँ पर जो है वो ये है एल्वियोलाई, ये जो है पीछे से ब्रोंक्यूल था, और ब्रोंक्यूल जो है वो एक यहाँ पर एल्वियोलाई पर खुल रही है, और ये है एल्वियोलाई यहाँ पर थैलियों का गुच्छा है, ठीक है। ये छोटी छोटी ये सारी सारी रेड कलर के आपको बॉल जो है वो थैलियां हैं, और थैलियों का गुच्छा जहाँ पर ब्रोंक्यूल खुल रही है। और ये तकरीबन पता नहीं कितने मिलियंस हैं, आपको तकरीबन मैं शायद एक जगह पढ़ रहा हूँ कि हमारे फेफड़ों में तकरीबन 500 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। आप अंदाजा कर लें कि ब्रोंक्यूल कितनी छोटी थी, और फिर उनके आगे गुच्छा पूरा। और यहाँ पर जाना वो गैसों का तबादला हो रहा है। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास हवा आ रही थी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, और यहाँ पर जो हमारे पास थैलियां इनमें हवा होती है, और इन थैलियों के ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी छोटी छोटी जो खून की नालियां वो होती हैं। अब खून की नालियों पर क्या आता है कि वो ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है कि हमारे पास जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, जो हमारे लंग्स हैं उनकी तरफ जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। वही ब्लड हमारे फेफड़ों में आएगा कि उसको भाई ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड बना के वापस दिल को दो। अब जैसे ही दिल हमारे फेफड़ों को भेजता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो साफ करो, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब यहाँ से जो है वो हम हवा लेते हैं, तो ब्रोंक्यूल से हवा आती है, और फिर यहाँ पर हवा जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर यहाँ से हमारे पास दोबारा ब्रोंक्यूल के थ्रू बाहर निकल जाती है, और यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि गैसों का तबादला कहते हैं। अब यहाँ से ये था, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये टेबल है, उसके बाद फिर देखते हैं कि सीने की दीवार पसलियों के 12 जोड़ों और इनके साथ लगे इंटरकॉस्टल मसल पर मुश्तमिल होती है। कौन सी? सीने की दीवार। अब इसको भी अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाऊँ तो ये देखें, ये है हमारी पसलियां, और ये हैं 12 जोड़े, और ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये वाले, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे जो है ना वो इंटरकॉस्टल मसल हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक उसके बाद हम जो है वो लंग्स हम क्योंकि लेक्चर से लंबा होता जा रहा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे लंग्स को। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरा रिस्पॉन्स दिया जाए। और यहाँ तक एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अपना चैनल डॉक्टर बिला अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फायदा हासिल कर सके। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।